हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाजीराम पॉइंटर्स डेली प्रीलिम्स एनालिसिस डेटेड अक्टूबर 5th। और इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे है, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब देखो, पहला आर्टिकल जो है वो है हमारा आकाश तीर सिस्टम के बारे में। ये बना है आत्मनिर्भर इनिशिएटिव के अंदर बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक, और ये आएगा किसके अंदर? ये आएगा इंडियन आर्मी के अंदर। और ये करेगा क्या? हमारा बेसिकली एयर डिफेंस की सिचुएशनल अवेयरनेस को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। ऑल्सो ये ऑटोमेट करेगा हमारे एयर डिफेंस को, कि मान लो कोई थ्रेट आ रहा है, एरियल थ्रेट आ रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको टैकल कर सकता है। और हमारे जो पर्सनल एयरक्राफ्ट हैं उनके प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा। ठीक, अब देखो, इसके साथ मैं तुम्हें एक चीज़ और बता दूं। एक सिस्टम है हमारे पास D4। ये किसके लिए होता है? ये बेसिकली ड्रोन अटैक्स को टैकल करने के लिए है। ठीक, और एक फ्रीक्वेंटली तुमने न्यूज़ में सुना होगा आयरन डोम। ये इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कई आर्टिकल्स में। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखनी है। तो ये डायरेक्ट मैप से डिस्कस करते हैं। ये कहानी सब जानने की जरूरत नहीं है, जो भी मैं मैप में बताऊंगा उतना ही जरूरी है। अब रियो नीग्रो रिवर न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसका वाटर लेवल जो है 122 साल के लोएस्ट लेवल पे है। ठीक, मतलब बेसिकली ड्राउट की कंडीशंस आ गई हैं। अब ये ट्रिब्यूटरी किसकी है? ये ट्रिब्यूटरी है हमारे अमेजॉन रिवर की। ठीक, अब अमेजॉन रिवर ऑलरेडी मैंने डिटेल में बता रखा है। ऑल्सो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? इसका ओरिजिन होता है कोलंबिया से, और थोड़ी देर ये कोलंबिया और वेनेजुला के बॉर्डर पे रहती है, और फिर ये एंटर कर देती है हमारे ब्राजील में। ठीक, तो हमें इसका ओरिजिन बस बेसिकली याद रखना है, और ये याद रखना है कि इसमें ड्राउट की कंडीशंस हो रखी हैं। ऑल्सो एक और नीग्रो रिवर है यहीं पे, जो अर्जेंटीना और चिले में फ्लो करती है। बट ये कैसे डिफरेंट है? इसको रियो नीग्रो बोलते हैं और इसको निग्रो बोलते हैं। ठीक, अब इस रिवर को निग्रो क्यों बोलते हैं? इसको निग्रो इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर इस रिवर में बहुत है। उसके डिकम्पोजिशन की वजह से क्या हो रखा है कि इस रिवर का कलर जो हो गया है थोड़ा ब्लैक दिखता है। इस वजह से इसको नीग्रो रिवर बोलते हैं। अब देखो, कोई नॉवल टेक्नोलॉजी अगर ऐसे न्यूज़ में आती है तो इसका बेसिकली पहले हमें एप्लीकेशन देखना होता है। अगर एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है तो हमें इसे पढ़ना है, वरना हमें इसे नहीं पढ़ना। ठीक, अब देखो, कुछ साल पहले या पिछले साल ही शायद क्वांटम डॉट्स को मिला था नोबेल प्राइज। अब इसके और इसके बीच में हमें डिफरेंसेस देखना है पहले तो। अब देखो, फ्लोरेसेंस नैनो डायमंड्स और क्वांटम डॉट्स के बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो मेन डिफरेंसेस ही हम देखेंगे। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो फोटो स्टेबिलिटी का है। मतलब जो फ्लोरेसेंस नैनो डायमंड्स होते हैं, इनमें से जो लाइट निकलती है, एमिट होती है लाइट, वो बहुत देर तक अवेलेबल रहती है। तो हम क्या कर सकते हैं? मान लो बायो इमेजिंग कर रहे हैं, हम किसी ऑर्गन को इमेज कर रहे हैं, तो हम उसको देर तक अच्छे से इमेज कर सकते हैं। बट क्वांटम डॉट्स में ये फीचर नहीं होता है। ठीक, और दूसरा क्या है? क्वांटम ईल्ड का डिफरेंस है। इसमें क्या होता है? क्वांटम डॉट्स जो होते हैं, ये जो भी हम फोटोन इनके ऊपर डालेंगे उससे ज़्यादा लाइट एमिट करते हैं। तो इनकी लाइट की एफिशिएंसी जो है एमिट करने की, वो ज़्यादा है क्वांटम डॉट्स की। तो दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ऑल्सो जो वेवलेंथ है जो एमिट हो रही है, वो क्वांटम डॉट्स के केस में क्या है कि उनको ट्यून कर सकते हैं, मतलब इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। बट फ्लोरेसेंस नैनो डायमंड के केस में क्या होता है? ये फिक्स वेवलेंथ एमिट करता है। बाकी देखो, एप्लीकेशंस वगैरह देख लो कि ये जो है क्वांटम सेंसिंग वगैरह में यूज होता है, और ये एलईडी सोलर सेल में भी यूज हो सकता है। ठीक है, अब देखो इसमें और हमारे लिए काम का क्या है कि इसमें ये लिखा है कि एफएनडीज जो होते हैं ये स्टेबल होते हैं। ठीक, ये प्रॉपर्टी है जो क्वांटम डॉट से बेटर है इनकी। और क्या होता है? ये टॉक्सिक नहीं होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम बायो इमेजिंग कर रहे हैं, मान लो हमने बॉडी में ये डाल रखा है और इमेज कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए ना। और फ्लोरेसेंस थोड़ा है लंबे समय तक देते हैं, ये मैंने ऑलरेडी बता ही दिया। ऑल्सो जो मुझे शुरू में बता देना चाहिए था बट बता दे रहा हूँ। देखो, क्रिस्टल जो होते हैं, अगर इनके अंदर कोई डिफेक्ट हो, मतलब मान लो कि जैसे क्रिस्टल बना है, इसके अंदर कोई ऐसी खाली जगह है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जा सकते हैं, तो उससे क्या हो सकता है? वो फ्लोरेसेंस प्रॉपर्टीज दे सकता है, मतलब लाइट को एमिट करने की प्रॉपर्टी शो कर सकता है। तो यही यूज करते हैं बेसिकली हम। ठीक है, अब फ्लोरेसेंट नैनो डायमंड्स में हम क्या कर रहे हैं कि डायमंड जो कि एलोट्रोप है कार्बन का, उसको यूज कर रहे हैं। ठीक, क्वांटम डॉट्स में हम क्या करते हैं कि हम सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करते हैं, जैसे कि इंडियम हो गया, गैलियम हो गया, इसकी वैकेंसीज वगैरह को यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो, एक है हमारा सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स। अब ये बेसिकली अडॉप्ट हुआ 2008 में। अब इंडिया ने भी इसे अडॉप्ट किया, और जो अपना जीडीपी वगैरह का जो डेटा होता है, या इकोनॉमिक एक्टिविटी का डेटा कह लो, वो हम इसके हिसाब से करते हैं, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स के हिसाब से, क्योंकि इसने बेसिकली एक फ्रेमवर्क दे रखा है। तो इसी फ्रेमवर्क के बेसिस पे हम क्या करते हैं? अपना जीडीपी का डेटा वगैरह कैलकुलेट करते हैं, ताकि हम दूसरी जो कंट्रीज हैं उनसे डेटा को कंपेयर कर सकें। ठीक है, अब ये आता किसके अंदर है? यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स डिविजन्स के अंदर आता है। तो ऑन अ सिमिलर फुटिंग अगर हम बात करें एनवायरनमेंट के डेटा के लिए, कि कोई भी एक्टिविटी अगर हम कर रहे हैं, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट पे, तो वो बेसिकली मेजर करता है हमारा ये एनवी स्टैट्स। ठीक, और तुम्हें पता होगा कि जो भी स्टैटिस्टिक्स वाला काम होता है हमारी कंट्री में, वो कौन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसको हम मोस्ट भी बोलते हैं। ठीक, तो यही हमारा कंपाइल करती है एनवी स्टैट्स को। तो ये याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट नहीं इसमें इन्वॉल्व है। और जैसे हम सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स के हिसाब से अपने डेटा को
जो जीडीपी वाला डेटा है उसको पब्लिश करते हैं, उसी तरीके से जो एनवी स्टैट्स का डेटा है ये पब्लिश होता है इन अकॉर्डेंस विद सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग। ठीक, ये भी यूएन का फ्रेमवर्क है। ठीक, उसके हिसाब से होता है। ऑल्सो मैंने एनवायरमेंट की सीरीज चालू कर दी है पढ़ाना, जिसमें स्टैटिक पढ़ा रहा हूँ, उसमें ये कवर हो जाएगा। ठीक, और अगर तुम्हें सिर्फ यहीं से देख लेना है तो देखो इसमें मेंस का लिए एक चीज़ दी हुई है कि ये देखो, ये जो दो डेटा दे रखा है कि 72% इंक्रीज हुआ है 16% से 2000 से 2023 तक, तो हमें ये कोट कर सकते हैं कि एनवी स्टैट्स डेटा के हिसाब से इतना परसेंट टोटल प्रोटेक्टेड एरिया इंक्रीज हुआ है, या मैंग्रोव का कवर जो है इस ईयर के हिसाब से 8% इंक्रीज हुआ है, तो ये वहाँ पे कोट कर सकते हैं। बाकी ये सब जानना जरूरी नहीं है, बस ब्रॉड तुम्हें पता होना चाहिए कि इसमें एक सेंट्रल फ्रेमवर्क करके चीज़ होती है और एक होता है इकोसिस्टम अकाउंटिंग वगैरह। बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं एनवायरमेंट जो पढ़ा रहा हूँ उसमें बता दूंगा। अब देखो ये आर्टिकल जो है ये हमारा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से थोड़ा आर्टिकल को देखेंगे, फिर उसका थोड़ा मेंस का पर्सपेक्टिव इसमें देखेंगे। ठीक है, अब देखो पहली बात कि हमारे पास एक नेशनल बिल्डिंग कोड भी है और एक नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड भी है, और अभी आने वाला है हमारा नेशनल एग्रीकल्चरल कोड। ठीक, तो ये तीनों ही कोड कौन बनाता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। अब बीआईएस के बारे में ऑलरेडी मैंने तुम्हें बता रखा है कि ये एक स्टेटरी बॉडी है, इसका खुद का एक्ट है 2016 का। ठीक है, और ये आता किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है। ठीक है, अब कोड क्या होता है? कोड में बेसिकली हम क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिसेस लिख देंगे, गुड प्रैक्टिसेस जो लोगों को फॉलो करनी चाहिए। ठीक, उसमें हम कुछ स्टैंडर्ड्स लिख देंगे, तो वही काम बेसिकली एग्रीकल्चर कोड में भी होगा। ठीक, अब देखो GS3 में हमें क्या करना है कि जब एग्रीकल्चर वाला कुछ भी हम पॉइंट लिख रहे हों उसमें हम इसको बता सकते हैं कि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को और बेटर करने के लिए क्या कर रही है, नेशनल एग्रीकल्चरल कोड बना रही है। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो इनपुट मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड्स डाल देंगे, मतलब कितना केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह डाल, और क्या पड़ रहा है। ऑल्सो एमर्जिंग जो एरियाज हैं जैसे नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसके बेस्ट प्रैक्टिसेस हम वहाँ लिख देंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो यूज़ करेंगे उसके बारे में लिख दे रहे हैं। ऑल्सो ये गाइड की तरह काम करेगी किसके लिए? फार्मर्स के लिए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ऑफिशियल्स के लिए कि कब क्या क्या करना है। ठीक, ऑल्सो इसमें एक चीज़ दी हुई है कि 2 पार्ट्स में है। पहला जनरल प्रिंसिपल्स रहेंगे जो सभी क्रॉप्स के लिए हैं, और कुछ क्रॉप स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स रहेंगे जो कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए। जैसे ये देखो वाटर गजलिंग है, काफ़ी पानी यूज़ होता है, तो इसके लिए अलग से स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव्स में देखो वही होगा, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर ये टेस्ट सीरीज वगैरह या किसी कहीं पे भी क्वेश्चन आया तो तुम्हें बेसिकली जो भी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस होंगी उस पर तुम्हें यस लगा देना है, और जो तुम्हें लगे कि यार ये सस्टेनेबल नहीं है उसको क्रॉस कर देना। अब देखो लिखा है एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से, क्रॉप टाइप के हिसाब से क्या करेंगे हम, नेशनल कोड को इंप्लीमेंट करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव गाइड की तरह काम करेगा, फार्मिंग कम्युनिटी के लिए हॉरिजॉन्टल एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर को देखेगा। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं। अब देखो थोड़ा बिल्डिंग कोड के बारे में बता दूं और इलेक्ट्रिकल कोड के बारे में बता दूं। अब देखो बिल्डिंग कोड में क्या है, बेसिकली कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात याद रखनी है कि फायर सेफ्टी के लिए भी इसके अंदर स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, नेशनल बिल्डिंग कोड के अंदर। अब इलेक्ट्रिकल कोड में हम क्या करते हैं कि बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम हम इंस्टॉल कर रहे हैं उसके लिए कुछ गुड प्रैक्टिसेस दे दी गई हुई हैं। ठीक है, बस इन टोटल अगर छोटी से छोटी बात याद रखनी है तो ये याद रखना है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है वो इन तीनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब देखो ये चेंजेस न्यूज़ में क्यों है, ये कोई बहुत सिग्निफिकेंट बात नहीं है। ठीक है, तो ये जानना हमारे लिए जरूरी नहीं है, तो इस आर्टिकल से सिर्फ हम इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे। पहली बात, चेंजूस कहाँ की शेड्यूल ट्राइब है? ये है आंध्र प्रदेश की। ठीक है, ये याद रख लो। फिर नलामला फॉरेस्ट यहाँ मिलते हैं आंध्र प्रदेश में, ये याद रखना है। ठीक, फिर देखो श्री सेलम टेम्पल दे रखा है, ये यहाँ मिलता है। ऑल्सो तुम्हें एक पता होगा कि नागार्जुना श्री सेलम टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, और इनका एसोसिएशन जो है इस श्री सेलम टेम्पल से है, ये ऑलरेडी मैं वाजीराम प्रीलिम्स पॉइंटर्स में पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो रिवाइज करो। अब देखो ऐसी स्पीशीज को हम कितना याद रखेंगे, कितने नाम आते हैं हर तीसरे दिन पे, इतनी स्पीशीज के नाम आ जाते हैं, हम कहाँ से याद रखें? तो याद नहीं रखना है पहली बात। अगर तुम्हें थोड़ा समझ है ज्योग्राफी की तो तुम्हें पता होगा सियांग रिवर कहाँ फ्लो करती है, हमारे अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, तो उससे तुम्हें याद रखने लेना है कि जो भी स्पीशीज दी गई है ये कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की। बाकी वास्प और बीज के बीच में मैंने डिफरेंस बता ही दिया है, तो ये इतना जानना जरूरी नहीं है। ठीक है, ऑल्सो इसमें बस इतना बताया गया है कि इसकी एक प्रीवियसली यहाँ पे एक स्पीशीज मिली थी, अब ये दूसरी स्पीशीज है जो पाई गई है यहाँ पे। अब देखो आसाम के कुछ प्रोडक्ट्स को मिला है GI टैग। अब GI टैग बेसिकली कौन देता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है, कहाँ पे? चेन्नई में, ये देती है। अब देखो इनको याद करना बहुत मुश्किल है, इनका नाम देखो बहुत डिफिकल्ट है, तो मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि तुम्हें ये याद करना है, बट एक बार तुम बस इसको नाम पढ़ लो, ताकि जैसे बिदवी हो गया, गीशी हो गया, ओंडला हो गया, गुआखा हो गया, तो तुम्हें एटलीस्ट फेमिलियराइज हो जाओ कि अगर MCQ में ये चीज़ आती है तो तुम आराम से मतलब गैस तो मार ही सकते हो। ठीक, बाकी ये सब पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये याद नहीं रहेगा कुछ। आज भले तुम्हें याद रहे, 10 दिन तक याद रहेगा, बट एग्जाम के टाइम पे नहीं याद रहेगा, तो इसलिए ये मैं नहीं कहूँगा याद करने के लिए, बट एक बार फेमिलियराइज हो जाओ। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो ये तो फालतू बात है, सीरीज बेसिकली क्या है, हमारा मून है किसका? प्लूटो का, और इतना याद रख लो तो बहुत बड़ी बात है।
बाकी सब फालतू। अब देखो ये तो बिल्कुल टोटली इररिलेवेंट आर्टिकल है, ये कोई काम का नहीं है, ठीक है।